बहुत नाज है इंसान को अपने हुनर पे, लेकिन जब यही हुनर प्रकृति दिखाती है तो इंसान सिवाय एक मूक दर्शन पर कुछ भी नहीं कर पाता। इस सच को स्वीकार कर एक नई पहल करते हुए वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के इनविस सचिवालय द्वारा हरित कौशल विकास कार्यक्रम चलाया गया, जिसके अंतर्गत गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान कोसी कटारमल अल्मोड़ा के इनविस केंद्र द्वारा 23 दिवसीय विभिन्न प्रकार के कोर्स चलाए गए, ताकि युवाओं को उनकी रुचि, योग्यता और प्रकृति के साथ जोड़कर सही दिशा में रोजगार मिल सके और वो अपनी रचनात्मकता से एक बेहतर मिसाल पेश कर सके। जो पहाड़ों की प्राकृतिक जो सौंदर्य है, जो प्राकृतिक संसाधन हमारे हैं, उनका उपयोग हम किस तरीके से लोगों के रोजगार को बढ़ाने में कर सकते। वन्य मौन पालन एवं प्रसंस्करण, पक्षी पहचान एवं बुनियादी पक्षी विज्ञान, लोक जैव विविधता सरीखे विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम में युवाओं का उत्साह देखते ही बनता। हर कोर्स में विशेषज्ञों की टीम ने एक बेहतर माहौल के साथ उस क्षेत्र में कार्य कर रहे लोगों के तरीकों से भी रूबरू करवाया और भविष्य में उस क्षेत्र में होने वाली संभावनाओं का व्यवहारिक ज्ञान दिया। आगे आने वाले जो प्रशिक्षण है, जो और प्रशिक्षण हम अगले वर्षों में देंगे, तो उसमें जो ये आज के प्रशिक्षणार्थी है वो हमारे मास्टर ट्रेनर के रूप में काम करें। पहाड़ की विषम भौगोलिक स्थिति में जहां मौन पालन एक बेहतर व्यवसाय के रूप में सामने आ रहा है, वहीं इस कार्यक्रम के जरिए इसमें वैल्यू एडिशन की भी बात सिखाई गई। शहद में अगर हम लोग हनी कैशियो नट है, हनी आलमंड, हनी तुलसी, हनी गार्लिक, हनी जिंजर, तो इस तरह के बाई प्रोडक्ट हमने इनको बता दिया है कि वैल्यू एडिशन करके उसके हनी को कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सबसे अच्छी डिमांड उसकी चंक हनी की है। जितने भी फॉरेनर्स आते हैं वो लोग चंक हनी की डिमांड करते हैं। अभी तक ये लोग बी कीपिंग वही ट्रेडिशनल मेथड से, जैसे जाले में, ढाड़े में कर रहे थे, लेकिन अब इनको हमने बी कीपिंग ढाड़े में मॉडिफाई करके उसको कैसे हम लोग कर सकते हैं, या जाले को हम मॉडिफाई करके हम फ्रेम में कैसे बना सकते हैं, वो हमने इनको जानकारियाँ दे दी हैं, ताकि ये लोग आने वाले समय में वैज्ञानिक तरीके से मौन पालन करें और उसका अधिक से अधिक उपयोग कर अपनी खेती को भी बढ़ाएं और पर परागण से अपनी खेती का जो उपज है उसका दूना और तिगुना ये लोग दाम अर्जित कर सकते हैं प्रोडक्शन में। जहाँ तक फलों का सवाल है, जितने भी फल होते हैं उसमें 300 to 400 टाइम्स परागण से इनकी आजीविका बढ़ सकती है। मधुमक्खियों से कृषि में होने वाले फायदे, इनके व्यवस्थित रहन सहन की प्रक्रिया, इनके मूल्य विपणन, मौन ग्रहों के प्रकार, मौन कॉलोनियों का प्रवास जैसी चीजों को समझाया गया। जोलीकोट और कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर में प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया गया। जो प्रशिक्षणार्थी थे उन्होंने पहली बार फ्रेम को पकड़ा, जो एक उनके लिए काफ़ी अभूतपूर्व अनुभव। तो उन लोगों ने कहा कि हमारे वहाँ जैसे टूरिस्ट लोग काफ़ी आते हैं, तो हम उनको ये एक्सपोजर दिखा के भी आजीविका अर्जित कर सकते हैं। कई लोगों ने इससे कहा कि हम इससे बने हुए पदार्थ, जैसे हम इससे बनी हुई चाय बेचते हैं तो उसका हमें ज़्यादा दाम मिलता है। तो अगर हम घरेलू तौर पे अगर खुद उत्पादन करें तो जो हमें खरीदने में जो व्यय करना पड़ता है उसको हम बचा सकते हैं। तो आजीविका का एकमात्र साधन कहने से अच्छा है कि ये आजीविका की जो स्रोत है उसमें एक संवर्धन का काम करता है। महिलाएं या जो और हमारे ट्रेनिंग्स हैं वो जब अपने घरों को जाएं और उसके बाद स्वयं इतना कॉन्फिडेंस डेवलप कर ले अपने आप में कि बी कीपिंग करने के लायक वो बने और किसी पर डिपेंड न रहे। मैं इसमें काफ़ी बड़ा कुछ कर सकता हूँ और मुझे पहले से भी काफ़ी इच्छाएं थी। हिमालयी क्षेत्र में जहाँ कुदरत ने ढेरों रंग बिखेरे हैं और अपने आंचल में कई परिंदों को आसरा दिया, वहाँ पक्षी अवलोकन में भी एक शानदार करियर देखा जा रहा है। इको टूरिज्म और जंगल टूरिज्म में आज लोग अपनी रचनात्मकता से पर्यटन में न सिर्फ रोजगार कर रहे हैं, बल्कि इसमें इंडस्ट्री भी स्थापित कर रहे हैं। आज हमारे पास मेरे ख्याल से इसकी ब्रांड वैल्यू, अगर मैं कैंप हॉर्नबिल कहूँ, तकरीबन 2 करोड़ के आसपास तो है ही है। ये हमारा
संचय है। पक्षी मेरे जीवन में आए और जो जीवन जीने की शैली मिली। में बहुत सारे टूरिस्ट ऐसे हैं जो बाहर देशों से आते हैं लाखों रुपए खर्च करने के लिए, स्पेशली कुछ चिड़ियाओं को देखने के लिए। जैसे हमारे उत्तराखंड के मोनाल है, उत्तराखंड में ट्रैगोपान मिलता है, स्टार ट्रैगोपान है, आपके चीर फेजेंट्स है, आपके वल्चर्स है, जो उत्तराखंड में हमें मिलते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको पक्षियों की आवाज़ बहुत अच्छी लगते हैं, तो वो दूर दूर से उस आवाज़ को सुनने के लिए भी आते हैं। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो पक्षियों से जुड़े हुए हैं, जिनके ज़रिए हम इस चीज़ को एक लाइवलीहुड से जोड़ के लोगों को कमाने का एक साधन हम बना सकते हैं। अब खुदकते हुए मेढक से या उड़ती हुई चिड़िया से बायोलॉजी शुरू हो तो पाठ्यक्रम अपने आप, बच्चे अपने आप ही अच्छे बायोलॉजिस्ट बने। पक्षी विज्ञान और पक्षी पहचान कार्यक्रम के तहत नैनीताल जिले के रामनगर क्षेत्र के क्यारी, राष्ट्रीय कॉर्बेट पार्क और सियाच क्षेत्रों के साथ साथ अल्मोड़ा जिले के वन्य जीव सेंचुरी क्षेत्र बिनसर में विशेषज्ञों द्वारा पक्षियों को क्रमिक विकास का इतिहास, पक्षियों का वर्गीकरण, उनकी विविधता, उनके व्यवहार को जानने की कला विधि, विभिन्न प्रकार के आचरणों की उनकी प्रवृत्ति जैसे विषयों को बताया गया। भारत के जो 50% पक्षी हैं लगभग वो हम उत्तराखंड में ही देख सकते हैं, और उत्तराखंड में पक्षियों की इतनी विविधता को अगर हम आजीविका से जोड़ने की कोशिश करें तो ये इको टूरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है इस समय चल रहा है, तो उसके लिए ये काफ़ी लाभकारी सिद्ध होगा। मैंने बर्डिंग स्टार्ट किया, जो मुझे सबसे अच्छी बर्ड लगी वो इंडियन पिट्टा था। उसका जब मैंने कलर देखा तो उसमें 9 कलर के रंग थे, तो तब से मुझे ये हुआ कि प्रकृति में कितनी अच्छी बर्ड्स हैं और उसमें हम कैसे अपने आप को कर सकते हैं कोरिलेट। जैसे ऐसे बोलता है, एक लंबा विसिल होता है इसका और बहुत सुंदर पक्षी बर्ड है जिससे मैं बहुत इंस्पायर हूँ, वो है टेल रिंग बर्ड, जिसे दर्जी चिड़िया भी कहा जाता है। उसने हमें सिखाया है कि मौसम कैसा हो, प्रकृति में मतलब कैसे भी उथल पुथल आती हो, लेकिन जो उसका घोंसला है वो अपना घोंसला दो पक्षी दो पत्ते लेके और एक अलग सा मटेरियल मतलब कोई पक्का सा तागे जैसा लेके उन 2 पत्तों को सिलती है। वो कला शायद वही पक्षी जानती है और उससे हमें वो सीखना चाहिए, प्रकृति के परिवेश में कैसे अपने आप को ढाला जा सकता है। अब बात करते हैं लोक जैव विविधता के प्रशिक्षण के बारे में। एक ऐसा राज्य जो जैव विविधता के भंडार को अपने में समाये हुए है और जहां इसकी इतनी प्रचुरता है कि खुद स्थानीय लोगों को भी नहीं पता, वहां इसका पंजीकरण करना जरूरी हो गया है, ताकि न सिर्फ हमें अपनी जैव विविधता के बारे में पता हो, बल्कि कुदरत की दी हुई नेमतों को उसके उपयोग के अनुरूप संरक्षित और संवर्धित किया जा सके। जैव विविधता रजिस्टर में मुख्य जोर इस बात पर दिया गया है कि जो हमारी परंपरागत जो कृषि फसलें थी, या परंपरागत हमारे बीज थे, या परंपरागत हमारा ज्ञान था, परंपरागत हमारे वैद्यों का जो जड़ी बूटियों से हमारा उपचार करते थे, इस ज्ञान का एक दस्तावेजीकरण ताकि हो जाए जैव विविधता रजिस्टर में, और उसका किस तरह से संरक्षण हो रहा है या उसका विनाश हो रहा है। विभिन्न जो प्रारूप हैं इस जैव विविधता रजिस्टर के अंदर, इसमें करीबन 31 प्रारूप हैं, और यहाँ से जो रिलेवेंट प्रारूप हैं उन पे हमने इनको ट्रेन किया है कि किस तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करना है। लोक जैव विविधता प्रशिक्षण कार्यक्रम पिथौरागढ़ जिले के थल क्षेत्र के चयनित ग्राम मसूरिया, सानी बड़ैत और अल्मोड़ा जिले के कटारमल गांव में चलाया गया, जिसमें जैव विविधता की बारीकियों एवं इसके महत्व को समझाया गया। हिमालय से पारिस्थितिकी पे आधारित जो भी सूचनाएं होती हैं, सेकेंडरी सूचनाएं जो होती हैं, उनका कलेक्शन करके और उनको डिसेमिनेट करना चाहिए कि आगे रिसर्च में और बच्चों को जो रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं, लोकल पीपल्स, उनको हमें सूचनाओं का आदान प्रदान एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे कर सके। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का वास्तविक उद्देश्य है कि 2021 तक 5 से 7 लाख लोगों को इस ग्रीन बिजनेस में जोड़ने का जो एक पूरा प्रोग्राम चल रहा है हमारे नेशनल लेवल पर, तो इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम से वो पूर्ण हो पाएगा। इन 20 दिनों का जो अनुभव मेरे को मिला वहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण था कि जो ये पनीरा में एक वैद्य है, किसी को चोट लग जाती है, कांटा चुभ जाता है, पत्थर चुभ जाता है, जिसके लिए हमको बहुत दूर जा कर के ऑपरेशन कराना पड़ता है, और वो बड़े आराम से, बड़े सरलता से, और उस विषय में उन्होंने बताया है। इस कोर्स के माध्यम से मुझे ये पता चला है
कि जो हमारी परंपरा है धीरे धीरे वो ख़त्म हो रही है, युवा पीढ़ी इसमें कोई रुचि नहीं दिखा रही है। इस पंजिका के माध्यम से हम इस ज्ञान को संरक्षित कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर हम इस पर काम करें तो एक उत्तराखंड की नई तस्वीर हमारे सामने आएगी।